बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करने जा रहे हैं। मिस्टर शादाम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1999 as Chesco and invested rupees 150,000 cash, his personal car 210,000 and computer 42,000। तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज प्लस लायबिलिटीज। ठीक है जी। कैश इन्वेस्ट किया, पर्सनल व्हीकल इन्वेस्ट किया और कंप्यूटर इन्वेस्ट कर दी। तो कैश कितना लाया और इन सब का एविडेंस क्या है? कैपिटल है। कैश कितना लाया? 2,10,000, सॉरी 1,50,000। पर्सनल कार 2,10,000 और कंप्यूटर 42,000। कैश इन्वेस्ट किया 150,000 से। व्हीकल इन्वेस्ट किया 2,10,000 से और कंप्यूटर इन्वेस्ट किया 42,000 से। इन सब का सम बताइए, इन सब का सम बताइए। इन सब का सम 4,02,000। 4,02,000 क्या हो गया? कैपिटल बन जाएगा। अब उसके बाद फर्दर अब बात करें इस चीज पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंटरेस्टिंग बेटा। अब ये पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पिक की है। पेड ऑफिस रेंट फॉर 3 months एट ₹6,000। क्या पे किया? ऑफिस रेंट पे किया। कितने मंथ्स का? 3 months का। आने वाले 3 months का, ये जो गुजर चुके 3 months का? आने वाले 3 months का, जो गुजर चुके 3 months का? आने वाले 3 months का, जो गुजर चुके 3 months का? जवाब दे। जो गुजर चुके 3 months, ये जो आने वाले 3 months है उनका। आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा मुझे। पेड ऑफिस रेंट फॉर 3 months एट 6,000। एडवांस आने वाले। ठीक है जी, गुड। तो जो अगर आप रेंट जब पे कर रहे हैं, रेंट वैसे तो एक्सपेंस है, लेकिन अगर कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे हो जाए तो उसको क्या नाम दिया था? कोई एक्सपेंस जब आप एडवांस में पे कर दे तो उसको क्या नाम दिया था? करंट एसेट में क्या नाम दिया था? करंट एसेट में क्या नाम दिया था हमने? प्रीपेमेंट। गुड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट। क्या बोलेंगे इसको? प्रीपेड रेंट। इसको एक्सपेंस नहीं बनाएंगे, इसको प्रीपेड बनाएंगे। तो 6,000 पर मंथ है। 6,000 पर मंथ है। 3 मंथ का कितना हुआ? 18,000 रुपए। तो 18,000 हमने खर्च किए, लेकिन अभी इस 18,000 जो हमने खर्च किए, इसका अभी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है।
जिस पीरियड का हमने रेंट पे किया है उसका भी हमने इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं किया, तो इसको हम क्या मानने जा रहे हैं? एसेट मानने जा रहे हैं। अगर इस रेंट का हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुका होता, ये पीरियड गुजर चुका होता, हम इसको एक्सपेंस मानते, हम इसको एक्सपेंस मानते। वॉइस कट रही है फिर, तो आज फिर हो सकता है इश्यू आ रहा हो उसी इंटरनेट का, वो अरेंज नहीं हो पा रहा। क्या कहते हैं, मैं भाई सही है आवाज बता दें कंफर्म सब लोग, 1 मिनट रुकिएगा बेटा सब लोग। तो हम बात कर रहे थे किस चीज पर बेटा? एडवांस रेंट पर। तो 3 महीने का रेंट एडवांस पे कर दिया। अगर ये रेंट ऑब्वियसली वक्त गुजर चुका होता, जो 3 महीने होते हैं वो पास हो चुके होते हैं, और हम वो 3 महीने की सर्विस ले चुके होते हैं, तो हम इसको क्या मानते हैं? एक्सपेंस मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेंस को उसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेने से पहले पे कर रहे हैं। जब हम किसी एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट लेने से पहले, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? प्री पेमेंट। और प्री पेमेंट को हम करंट एसेट्स मानते हैं, और शुरू में हम ये बात आपसे कवर कर चुके हैं। तो अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया होगा, 18,000 को, या 18,000 तो उनको जहन में नहीं आया होगा, शायद उन्होंने 6,000 की अमाउंट ली हो। पर मिस्टेक्स इस तरह की छोटी छोटी हो जाती है। देख लें कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने इसको प्री पेमेंट के तौर पे कंसीडर किया अपने होमवर्क करते वक्त। कितने लोगों ने इसको प्री पेमेंट कंसीडर किया? कितने लोगों को याद आया था कि प्री पेमेंट होगी? बेटा प्लीज ये नाम सही कर लो अपने, बेटा कोई जल्दी से नाम सही कर लो। गुड, जबरदस्त, ठीक है जी, ओके, जबरदस्त, वेरी गुड ना। तो अब इसके इम्पैक्ट आपने देखे। 18,000 से कैश कम कर दिया, 18,000 से एसेट बढ़ा दिया प्री पेमेंट के तौर। आगे देखते हैं मजीद ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या आती है। ओपन बैंक अकाउंट विद कैश ₹40,000। और क्या किया बेटा? बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। कितने से ओपन किया? 40,000 से। बैंक अकाउंट का कॉलम आ गया, और 40,000 रुपए क्या कर दिया आपने? इधर कैश में से माइनस कर दी, और फिर 40,000 रुपए आपने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिए। कहाँ पर? बैंक। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव बैंक एडवाइस फॉर चार्जेस फॉर एक्साइज ड्यूटी फॉर चेक बुक। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आप जानते हैं बैंक में जो अकाउंट खुलता है जिसपे इंटरेस्ट नहीं होता, वो कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। ठीक है, पता है इस चीजों का? बैंक में कितनी किस्म के अकाउंट खुलते हैं? आजकल तो अकाउंट्स की बहुत सारी टाइप्स आ गई हैं, करंट की भी बहुत सारी टाइप्स हो गई, लेकिन बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट। वन इज कॉल्ड सेविंग अकाउंट, द अदर वन इज कॉल्ड करंट अकाउंट। बिजनेसेस आमतौर पे कौन सा अकाउंट खुलवाते हैं? करंट अकाउंट, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंटली पैसा निकालना भी होता है और पैसा डिपॉजिट भी करना होता है, सैलरीज पे करनी होती है, चेक इशू, चेक क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई विड्रॉ करना होता है पैसा, एटीएम से विड्रॉ करना है, चेक्स इशू करके विड्रॉ करवाना है, पेमेंट्स करनी है। तो बिजनेस का वो अकाउंट जहाँ से फ्रीक्वेंटली पैसा निकलता भी है, पैसा आता भी है, वो कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। ठीक है, तो बैंक आपको चेक बुक इशू कर रहा है, तो चेक बुक जो बैंक आपको इशू कर रहा है, बैंक आपसे मुख्तलिफ किस्म के पैसे चार्ज करता है। चेक बुक इशू किया, पैसे चार्ज किए, एटीएम कार्ड इशू किया, पैसे चार्ज किए। ठीक है जी, बैंक ने अपने सर्विसेज चार्जेस लिए, तो चेक बुक इशू करने के चार्जेस हों, एटीएम कार्ड इशू करने के चार्जेस हों, या दीगर सर्विसेज के जो चार्जेस हों, उसको हम क्या नाम देंगे? बैंक चार्जेस। क्या नाम देंगे? बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस को हम क्या मानेंगे बेटा? एक्सपेंस मानेंगे, एक्सपेंस। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? एक्सपेंस वाला करेंगे, बैंक चार्जेस बोल देंगे। नाउ अब कितने बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हमारे अकाउंट से? ये हमारे अकाउंट से माइनस कर लिए बैंक। जो पैसा हमने डिपॉजिट किया होगा ना, उसी में से उसने इसको एडजस्ट, बैंक हमसे मांगेगा नहीं,
बैंक बोलेगा इससे मांगने की जरूरत क्या है, इसके पैसे तो हमारे पास रखे हैं वैसे, तो जो भी चार्जेस माइनस करने हैं ना इसके अकाउंट से निकाल। और इस बैंक चार्जेस को मैंने क्या माना, एक्सपेंस माना, तो लिहाजा मैं इससे क्या करने जा रहा हूँ, इक्विटी को कम करने जा रहा हूँ 300। और क्या नाम दे रहा हूँ इसको बेटा, बैंक चार्जेस। कोई मुश्किल बात तो नहीं है यहाँ तक। तो बैंक चार्जेस को मैं एक्सपेंस मान रहा हूँ, एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद बॉट कंप्यूटर पेपर्स, ये ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको परेशानी हुई होगी। बॉट कंप्यूटर पेपर्स एंड रिबन फ्रॉम RST स्टेशनर्स। क्या खरीदा, कंप्यूटर पेपर खरीदे, रिबन्स खरीदे, नो इन्वेंट्री बेटा, इन्वेंट्री नहीं, स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी। और स्टेशनरी को हम खरीदते क्या मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं, ऑफिस स्टेशनरी। वालेकुम सलाम। ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी को हम क्या मानते हैं बेटा, एक्सपेंस मानते हैं। तो जरा बताइए, तवज्जो से सुनिएगा बात को, एक एक बंदा प्रॉपर जवाब देगा। अगर आप प्रॉपर जवाब नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। 250 रुपए का खर्चा हुआ, 250 रुपए पे हुए। पहले बताइए बिजनेस के लिए पे हुए या ये पेपर्स घर पे वो घर ले जाएगा, बच्चे उन पेपर्स का हवाई जहाज बना के उड़ाएंगे बेटा, क्या होगा। ये पेपर्स उसने ऑफिस के लिए खरीदे हैं या पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, बिजनेस के लिए खरीदे हैं। तो इसका मतलब जो एक्सपेंस हुआ है उसका ताल्लुक किससे, बिजनेस से। अच्छा, लेकिन इसकी पेमेंट कहां से हुई है, इसकी पेमेंट बिजनेस से हुई है या पर्सनल रिसोर्स से हुई है, पर्सनल रिसोर्स। कुछ समझे बात को या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंस है बिजनेस का। अब तवज्जो से देखिएगा और समझिएगा, एक्सपेंस होने की वजह से अमाउंट कितना था इसका, 2500। एक्सपेंस होने की वजह से, एक्सपेंस होने की वजह से क्या कर दिया मैंने, 2500 से कैपिटल कम कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको क्या माना, एक्सपेंस माना। लेकिन क्योंकि इसकी पेमेंट बिजनेस से नहीं हुई, ना इसकी पेमेंट बिजनेस पे कोई लायबिलिटी है, इसकी पेमेंट हो चुकी है लेकिन बिजनेस के रिसोर्सेज से नहीं हुई बल्कि पर्सनल रिसोर्सेज से हुई है। तो 2500 से क्या कर दिया, कैपिटल बढ़ा दिया। यानी 2500 हमारा एक्सपेंस हुआ था, बिजनेस के लिए खर्चा हुआ था, इसलिए बिजनेस का एक्सपेंस था। लेकिन चूंकि इसकी पेमेंट बिजनेस से नहीं हुई बल्कि पर्सनल रिसोर्स से हुई है, तो लिहाजा 2500 से कैपिटल बढ़ा दिया। इससे पहले भी आप इस तरह की ट्रांजैक्शन देख चुके हैं। हाँ जी बोलिए, क्लियर है सबको यहां तक, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सब लोग बेटा प्लीज, सब लोग, हर एक बंदे से पूछ रहा हूं। ओके गुड, जबरदस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ ₹2150। व्हाइट वॉशिंग क्या है, इसको हम बोलेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। क्या बोलेंगे, रिपेयर एंड, लिखवाया था आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हेड, जवाब दें। तो व्हाइट वॉशिंग साल में कम से कम एक दफा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, चीजों को मेंटेन करने के लिए होता है, एक्सपेंस है। क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे एक्सपेंस के तौर पर। तो कहाँ कितना अमाउंट पे किया, 2500 लाइबिलिटी नहीं होगा बेटा अमान, 2500 शाजाम ने अपने पर्सनली रिसोर्सेज से पे किया है। तो अगर वो पर्सनल लाइबिलिटी बनती है उसके ऊपर तो अलग बात है, बिजनेस के ऊपर 2500 लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि उसने पर्सनल क्रेडिट कार्ड खर्च किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने वो पैसे जो है वो पर्सनली पे करने, भले उसने अभी पे नहीं किए लेकिन जब भी वो पे करेगा, जब भी वो पे करेगा तो वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पे करेगा ना, क्योंकि
क्योंकि पर्सनल क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? पर्सनल क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या? ये क्रेडिट कार्ड बिजनेस अकाउंट से बिलोंग नहीं करता, ये क्रेडिट कार्ड पर्सनल लाइफ से बिलोंग करता है। ठीक है जी, शाजाम का है बिल्कुल। तो ये लायबिलिटी फिर बिजनेस पे नहीं है, लायबिलिटी शाजाम के ऊपर है। बिजनेस के लिए तो ये देखा जाएगा कि ऑनर ने पर्सनली पेमेंट कर दी इसकी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद तो इस हेड का नाम क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हमने कहा जनाब 2150 खर्च हुए। ठीक है, कहाँ खर्च हुए? व्हाइट वॉशिंग के लिए, और ये भी एक्सपेंस था। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन है बेटा, क्वेश्चन बड़ा है। बॉट गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम अहमद ब्रदर्स। अब गुड्स परचेज की किससे? अहमद ब्रदर्स से। क्या परचेज किया? इन्वेंट्री परचेज। ये इन्वेंट्री आपके पास आ गई। ठीक है जी, इन्वेंट्री आपके पास आ गई। कितनी मालियत की इन्वेंट्री है आपके पास, और किससे परचेज की इन्वेंट्री? अहमद ब्रदर्स। अच्छा, कितनी मालियत की इन्वेंट्री परचेज की? 56,000। तो 56,000 से इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज हो गया, और 56,000 से हम पर लायबिलिटी आ गई कितने से? 56,000 से। और ये किसको पे करनी है हमने? अहमद ब्रदर्स। ठीक है जी, उसके बाद आगे नेक्स्ट, बहुत तवज्जो बेटा। पेड, तवज्जो चाहिए। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक अमाउंटिंग टू ₹4,000। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पेमेंट हुई है, कितनी पेमेंट हुई है? जवाब दें। आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए फौरी तौर पे, टाइम कम है और ये काम ज्यादा करने में। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। ये चेक कौन सा चेक है? बिजनेस अकाउंट से पे हुआ है या पर्सनल अकाउंट से पे हुआ? पेमेंट कहां से हुई है? खाली बताएं। पेमेंट 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 बिजनेस के रिसोर्सेज से हुई है। अच्छा, अब बहुत तवज्जो। अगर ये 4,000, सुनिएगा बात को तवज्जो से, अगर ये 4,000 बिजनेस से पे हुए हैं तो बिजनेस के बैंक बैलेंस में कमी आ गई, और ये 4,000 अगर बिजनेस के लिए पे हुए हैं तो ये बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। मेरी बात पूरी सुनिएगा। नंबर 2, अगर ये 4,000 बिजनेस से पे हुए हैं लेकिन ये बिजनेस के लिए पे नहीं हुए बल्कि पर्सनल रिसोर्स, पर्सनल खर्चों के लिए पे हुए हैं, तो फिर इसका मतलब क्या था? ये घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4,000 रुपए क्या बन जाएंगे? ड्रॉइंग्स बन जाएंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे कि 4,000 बिजनेस से पे हुए हैं लेकिन इसमें पार्ट बिल घर का है और पार्ट बिल पर्सनल है। तो 4,000 क्योंकि बिजनेस से पे हुए हैं तो 4,000 बिजनेस के बैंक बैलेंस से माइनस तो हो गए, लेकिन जितना हिस्सा इसमें पे हुआ है बिजनेस के लिए उतना हिस्सा एक्सपेंस है, और जितना हिस्सा बिजनेस के लिए पे नहीं हुआ उतना हिस्सा क्या है? ड्राइंग है। जबरदस्त। 2,800 एक्सपेंस है, 1,200 ड्राइंग्स है। 2,800 एक्सपेंस है, 2,800 एक्सपेंस है, 1,200 क्या है? ड्राइंग्स है। ये समझने की जरूरत है।
तो इसको दो हिस्सों में रिकॉर्ड करते हैं बेटा। कि पहला हिस्सा क्या है, बिजनेस से बिजनेस के बैंक अकाउंट से 2800 पे हुआ, ठीक है जी। और 2800 पे हुए बिजनेस के लिए, इसको हमने क्या माना, एक्सपेंस मान। मजीद क्या हुआ, 1200 पे हुआ, लेकिन जो 1200 पे, कुल मिला के 4000 पे हुआ, लेकिन जो 1200 पे हुए, जो 1200 पे हुए वो 1200 बिजनेस से तो पे हुए, लेकिन बिजनेस के लिए पे नहीं हुए, तो उसको हमने क्या माना, उसको हमने ड्राइंग माना। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहां तक, बताइए। क्लियर है बेटा सबको? ओके ना, आगे। सोल्ड गुड्स टू फहीम ऑन अकाउंट ₹35,000। फहीम को गुड्स बेची 35,000 की, तो फहीम का राइट टू, फहीम से पैसे वसूल करने का राइट क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ। अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल। कितना बेटा, 35,000। और 35,000 से आपने क्या रिकॉर्ड की, सेल रिकॉर्ड की, जिसकी वजह से आपकी इक्विटी बढ़ गई। अब इस सेल को हासिल करने की कॉस्ट भी तो होगी ना बेटा, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या बताइएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है इस बारे में। क्वेश्चन बोलता है गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप ऑन सेल्स। मार्कअप ऑन सेल्स मतलब मार्जिन, मार्कअप प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स मतलब मार्जिन। तो मार्जिन कितना है, 20%। तो क्या करें आप, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालें, कितनी आ रही है, 28,000। और 28,000 आप क्या कर दें, कैसे निकाला, 35,000 का 80%, 35,000 का 20% प्रॉफिट है और 80% क्या है, कॉस्ट है। 1 - I वाला फॉर्मूला, इसको हमने क्या मान लिया, COGS। ठीक है जी, उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट, पेड बाय चेक रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ₹2800। आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री को क्या किया, एक फी पे की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फी। क्या नाम दे रहे हैं इसको हम, रजिस्ट्रेशन फी। इसको हम नाम दे रहे हैं अफिलिएशन फी, कि आपका बिजनेस जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से क्या हो रहा है, रजिस्टर हो रहा है। ये क्या होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बताइए, पता है किसी को? आप में से किसी को पता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या? 2800 रुपये चले गए बैंक में से।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बॉडी है जिसमें बिजनेसेस क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जब आप खास तौर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी, उसके बगैर आप गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपका बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर नहीं है तो फिर आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है नहीं। बहरहाल बहुत सारी और लवाजमात भी हैं, उनमें से एक लवाजमात ये मतलब बहुत सारी लवाजमात में से एक ये भी है कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्या हो, रजिस्टर्ड एक बॉडी है जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस के लोग नुमाइंदा बन के बैठे होते हैं और वो एक तरह का क्या कहते हैं जनाब, एसोसिएशन पास बना लेते हैं, जिनमें वो बिजनेस के मसाइल को भी देख रहे होते हैं, टैक्सेस को भी देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अफिलिएशन फीस क्या बनाएंगे हम, उसको एक्सपेंस बना देंगे हम 2800। इसका नाम अफिलिएशन फीस है और उसको एक्सपेंस के तौर पर चार्ज कर देंगे। कन्वेंशनल बिजनेस में बेनिफिट्स हैं वही सियासत, एक तरह से आप का नाम प्रेस, फिर प्रेस क्लब में, फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है जी, ये इस तरह बोल सकते हैं आप। और फिर वो ताजरों के मसाइल, जैसे आजकल जो इशू होंगे ये वाले गवर्नमेंट से डील करने वाले, ये डील कौन कर रहा होगा, ताजिर एसोसिएशन कर रही होंगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स डील कर रहे होंगे, इस तरह के मसाइल में ये मिलके काम करते हैं, ठीक है जी। मतलब जो ट्रेडर्स हैं उनकी आवाज पहुंचाते हैं किस तक, गवर्नमेंट तक, ये वाले बेनिफिट्स। उसके बाद पेड बाय चेक ₹23,500 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय अहमद ब्रदर्स। देखिए अल्फाजों का गेम समझिएगा बेटा प्लीज, यहाँ पर अगर आप घूम गए तो मसला हो जाएगा। अहमद ब्रदर्स कौन है, जिसको हमने पेमेंट की, हम अकाउंटिंग अभी अहमद ब्रदर्स की कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग अपने बिजनेस की कर रहे हैं। अभी हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, शाजाम की कर रहे हैं, अहमद ब्रदर्स की कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर अहमद ब्रदर्स ने हमें 500 का डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अहमद ब्रदर्स ने अलाउ किया, तो इसको हमें डिस्काउंट अलाउड बोलना चाहिए, डिस्काउंट रिसीव बोलना चाहिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर अहमद ब्रदर्स हमें डिस्काउंट दे रहा है तो हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो ये लफ्ज डिस्काउंट अलाउड से कंफ्यूज मत होना। अहमद ने अलाउ किया, तो अहमद ने अलाउ किया तो हमने क्या किया, रिसीव किया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा, ख्याल रखिएगा, समझे। अच्छा, 23,500 हमने पे किए हैं, जवाब दीजिएगा प्लीज। 500 का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब क्या हुआ, 23,500 पे करके हमने 24,000 की लायबिलिटी सेटल करवा दी है, यस और नो। 23,500 पे करके हमने लायबिलिटी कितने सेटल करवा दी है बेटा, 24,000 से। तो 500 का क्या हो गया, हमें गेन हो गया, वो गेन क्या कर देगा, हमारी इक्विटी को बढ़ा देगा। अच्छा, अब क्या करें आप, कहां से पे किए 23,500, बाय चेक पे किए, ठीक है। ये देखिएगा जरा, 23,500 ये बैंक से मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। पेमेंट मैंने 23,500 की है, लाइबिलिटी मेरी कम हो रही है 24,000। तो लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इफेक्ट है 23,500 का, राइट हैंड साइड पे माइनस इफेक्ट है 24,000 का, डिफरेंस 500 का, वो मेरा क्या बन जाएगा, गेन बन जाएगा। और उस गेन को मैं क्या नाम दूं, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। स्पेस नहीं है तो मैंने इन शॉर्ट लिख दिया डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 500 से क्या हो गया, आपकी इक्विटी बढ़ गई बेटा। उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन, अगली ट्रांजैक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है
और 7 और 11 में फर्क करना आना चाहिए। कितने लोग समझते हैं 7 और 11 में फर्क है? जैसे 7 ट्रांजैक्शन थी वैसे 11 ट्रांजैक्शन भी है। कोई रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स, टाइम कम है हमारे पास, क्वेश्चन कंप्लीट करना है हमने आज। रिस्पॉन्स, 7 और 11 में फर्क है बेटा। 7 में पेमेंट हो रही थी बिजनेस से, तवज्जो, 7 में पेमेंट हो रही थी बिजनेस से, बिजनेस के लिए भी और घर के लिए भी, तो पूरी पेमेंट रिकॉर्ड की, और बिजनेस वाला पोर्शन एक्सपेंस माना, घर वाला पोर्शन ड्राइंग मान लिया। लेकिन 11 में पेमेंट हो रही है घर से, तो घर से जितनी पेमेंट घर के लिए होगी उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। घर से जितनी पेमेंट बिजनेस के लिए होगी सिर्फ उतनी रिकॉर्ड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू ₹3,300 बाय शाजाम प्राइवेटली। शाजाम ने, तीसरे बात को, शाजाम ने 3,300 प्राइवेट पे कर दिए। तो क्या प्राइवेटली पे किए प्राइवेट खर्चे के लिए? अगर ऐसा है तो 3,300 रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, क्योंकि पेमेंट हुई है पर्सनल रिसोर्स से, पेमेंट हुई है पर्सनल मामलात के लिए। और अगर 3,300 प्राइवेटली पे हुए हैं लेकिन पूरे के पूरे किसके लिए पे हुए हैं? बिजनेस के लिए, तो फिर इस 3,300 को एक्सपेंस मानना पड़ेगा और अपना कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3,300 प्राइवेटली पे हुए हैं और पार्ट पेमेंट बिजनेस के लिए है और पार्ट पेमेंट पर्सनल लाइफ से बिलोंग करती है, तो क्योंकि पेमेंट पर्सनल लाइफ से हो रही है, पर्सनल रिसोर्सेज से हो रही है और पर्सनल लाइफ के लिए हो रही है, जितना पोर्शन पर्सनल रिसोर्सेज से पर्सनल लाइफ के लिए पे हुआ है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ ये देखिए कि पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस के लिए कितनी पेमेंट हुई है। 3,300 में से बिजनेस के लिए कितनी पेमेंट हुई है? 2,100। 2,100 जवाब दें। तो सिर्फ 2,100 रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 2,100 आपके लिए क्या बना? एक्सपेंस बना। किसका? बिजनेस का। और इस 2,100 के पे होने की सोर्स क्या है? कैपिटल। ठीक है जी। तो बतौर एक्सपेंस मैंने इक्विटी में से माइनस कर दिया, बतौर कैपिटल मैंने इक्विटी में ऐड कर दिया। वो जो 1,200 है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 1,200 पर्सनली पे हुए हैं पर्सनल काम के लिए। तो जो पर्सनल पेमेंट होती है पर्सनल काम के लिए उसका बिजनेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, अगर पर्सनल काम के लिए पेमेंट बिजनेस से होती तो फिर ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते। ये ड्राइंग नहीं है, पर्सनल रिसोर्स इस्तेमाल हुए हैं पर्सनल पेमेंट करने के लिए, तो 1,200 वाली पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर है सबको बेटा? इफेक्ट सिर्फ 2,100 का आएगा। जाग जाएं सब लोग इस वक्त। ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अब तक का, बारीक बारीक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट वन, रिसीव अ चेक फ्रॉम फहीम ₹18,000। फहीम से चेक मिला 18,000 का, और वो 18,000 का चेक आपने कहां डिपॉजिट कर दिया? बैंक अकाउंट में। चलेंगे, ये भाई बैंक अकाउंट में क्यों डिपॉजिट किया? 18,000 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, और 18,000 से राइट टू रिसीव क्या कर दिया? कम कर दिया। ऐसा ही है, जवाब दें। 18,000 से 18,000 का चेक मिला, बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, और 18,000 से राइट टू रिसीव कम कर दिया। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक का मतलब क्या है बेटा? आप सुनिए जरा, यहां पर रुककर एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। चेक की भी दो टाइप्स होती है। चेक की भी दो टाइप्स होती है। ठीक है जी, हमारी बात हो रही थी जनाब कि चेक्स की कितनी टाइप्स होती है। चेक्स की कितने टाइप होती है? चेक भी दो किस्म के होते हैं।
बेटा एक होता है ओपन चेक। जरा देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ चेक्स। ओपन चेक, क्रॉस चेक, पता है आपको? ओपन चेक, क्रॉस चेक, ये दो टाइप्स पता है? क्विक जल्दी रिस्पॉन्स करें। चेक्स की दो टाइप्स हैं, ओपन चेक और क्रॉस चेक। चेक होता है उस पर अगर ऐसे करके दो लाइंस लगा दी जाए, ऐसे करके दो पैरेलल लाइन लगा दी जाए, तो ये एक तरह की क्या है, कम्युनिकेशन है। और इस कम्युनिकेशन को बैंक क्या समझेगा कि भाई इस चेक को कैश नहीं होना। जब चेक क्रॉस हो जाता है तो फिर वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, ठीक है? जब चेक क्रॉस हो जाता है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है, फिर उसको क्या करना होता है, अपने अकाउंट में जमा करवाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अमान ने हुसैन को चेक दिया, अमान ने हुसैन को चेक दिया। अब अगर वो चेक ओपन चेक है तो हुसैन क्या करेगा, जहां पर अमान का अकाउंट है उस बैंक में जाएगा, वहां से उसको कैश करवा लेगा, ठीक है? तो ओपन चेक वो चेक है जो कैश काउंटर पे चेक यानी क्या होता है, कैश हो जाए। अच्छा, लेकिन अगर अमान अपने चेक पर दो लाइंस लगा दे, क्रॉस कर दे उसको, तो फिर ये होगा हुसैन वो चेक जो है वो अमान के बैंक में जाकर कैश काउंटर पर कैश नहीं करवा सकता, ठीक है? अब हुसैन क्या करेगा, उसको डिपॉजिट करेगा अपने बैंक अकाउंट में, और उसका बैंक अमान के बैंक के पास भेजेगा इसको क्लियर होने के लिए। तो क्रॉस चेक की क्या होती है बेटा, क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग। क्रॉस चेक क्लियर होना होता है। क्या ये बात समझते हैं आप, क्लियरिंग? कि एक बैंक दूसरे बैंक के पास भेजेगा चेक क्लियर होने के लिए। जवाब दें बेटा। सही है। अब अगर अमान का लिखा हुआ चेक, अब अमान का लिखा हुआ चेक हुसैन ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है और वो भेजा जा रहा है किसके पास, हुसैन के बैंक अकाउंट, बैंक से अमान के बैंक के पास क्लियर होने के लिए, और जितना पेमेंट उसमें लिखा हुआ है उतना पैसा अमान के अकाउंट में है ही नहीं, तो क्या होगा, वो चेक क्लियर हो पाएगा? चेक पे अमाउंट लिखा हुआ 1 लाख का, अकाउंट में बैलेंस है 10,000 का, वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड हो जाएगा। वो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर। आम जबान में बाउंस हो जाएगा, लेकिन हमारी लैंग्वेज में डिसऑनर मतलब उस चेक को, ऑनर होने का मतलब क्या है, चेक को इज्जत मिल गई। इज्जत मतलब चेक की इज्जत क्या है, कि उसको धुतकारा ना जाए, उसको वापस ना किया जाए, वो क्लियर हो जाए। और चेक डिसऑनर होने का मतलब क्या है, कि चेक की बेइज्जती हो गई। बेइज्जती मतलब उसको धुतकार के वापस भेज दिया कि भाई जाओ ले जाओ, इतने पैसे तो है ही नहीं इसके अकाउंट में। उस पर डिसऑनर्ड का स्टैंप लग गया, या उस पर एनएसएफ का स्टैंप लग गया, एनएसएफ, नॉट सफिशिएंट फंड्स। तो भाई अमान ने चेक तो लिख दिया ₹1,00,000 का, अकाउंट में बैलेंस 10,000 रुपए का, अब चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड हो गया। अब चेक जो है ना, सुने बात को बेटा, चेक जो है वो क्लियर होने में वक्त लेता है, 1 दिन 2 दिन, डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। अगर अमान और क्या कहते हैं हुसैन सेम शहर में है लेकिन बैंक मुख्तलिफ है तो 1 दिन लगेगा, ठीक है? अगर अमान और हुसैन अलग अलग सिटीज में है और वो सिटीज दूर है तो और टाइम लगेगा, ठीक है जी? तो क्लियरिंग टेक्स टाइम। लेकिन होता क्या है, जब हमें चेक मिलता है ना, क्रॉस चेक, तो हम उस चेक को रिसीव करते ही अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, इन गुड फेथ करते हैं। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, कि भाई अच्छा आदमी है, इसने चेक दिया है, तो हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि चेक क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, और क्लियर होकर क्या कर देंगे, हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे।
लेकिन आदमी कितना अच्छा था ये बाद में पता लगेगा जनाब, जब चेक क्या होगा, डिसऑनर्ड होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आप लोगों को? तो अभी क्या किया बेटा हमने, अभी क्या किया, तवज्जो चाहिए बेटा। अभी लीगल बात नहीं कर रहा, अभी फोकस करो इसके ऊपर यार। टॉपिक इतना बड़ा बाकी है, तुम कहीं और जा रहे हो, बाद में बात करूंगा मैं इसके। बेटा तवज्जो करना, मैं ट्रांजैक्शन नंबर 12 पढ़ रहा हूँ। रिसीव चेक फ्रॉम फहीम ₹18,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक मिला है फहीम से 18,000 रुपए का और उसको हमने बैंक में जमा करवा दिया। यानी क्यों जमा करवा दिया है? क्लियर होने के लिए, क्लियर हो जाए वो, समझे बात? यानी बैंक में क्यों जमा करवाया? ताकि क्या हो जाए, जवाब दें, क्लियर हो जाए। सही है ना? तो इसका मतलब क्या है, अभी भले क्लियर ना हुआ हो, हम इन गुड फेथ रिसीव कर रहे हैं। गुड फेथ मतलब हमें उम्मीद है कि जब 18,000 का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है तो 18,000 से हमारा अकाउंट बढ़ जाएगा, आज नहीं तो कल। तो हम अपने पास तो अपना बैलेंस बढ़ा लेंगे। बिल्कुल, हक तो मिल गया ना, वो हक तो हमने कम किया ना बेटा। हम देख तो लो यार अमान, मैंने क्या किया, हक तो मिल चुका था पहले, वो हक तो गुड्स बेचते ही मिल चुका था। जरा देखो यहाँ पर, 18,000 से मैंने फहीम का बैलेंस कम कर दिया, हाँ तो हक कम कर दिया, और 18,000 से मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, इस उम्मीद से कि बैंक में 18,000 का जल्द इजाफा हो जाएगा चेक क्लियर होते ही। तो ये तो इजाफा मैंने अपने पास कर दिया है। एक इजाफा कौन करेगा? बैंक करेगा। बैंक जब तक नहीं करेगा जब तक ये चेक क्लियर ना हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्यों सारा ग्राउंड बना रहा हूं, ताकि आगे की ट्रांजैक्शन समझ लगे बेटा। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश सेल्स कितनी हुई है? 15,000 की। इस ट्रांजैक्शन को तोड़ के रिकॉर्ड कर रहा हूं। गुड्स बेची कितने की? 15,000 की। ओके जी, क्विक। तो 15,000 से क्या किया? कैश इंक्रीज कर दिया और 15,000 को क्या मान लिया? सेल्स मान लिया। जवाब दे, 15,000 का निकाले 80%। इन्वेंट्री में से क्या गया? 12,000 की इन्वेंट्री गई, और इस 12,000 को हमने क्या माना? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर मसला ये बताया कि 12, ये जो 15,000 की चीज बेची है, ये जो 15,000 रुपए कैश में जनरेट हुए हैं, इसमें से 5,000 वो कहाँ ले गया? घर ले गया। घर लेने से मतलब उसने कहाँ डिपॉजिट कर दिया? पर्सनल अकाउंट में। तो जो पैसा बिजनेस अकाउंट से कहाँ चला गया? पर्सनल अकाउंट में। उसको हम क्या नाम दें? तो 5,000 इस कैश में से क्या हुए? माइनस हुए। इस 5,000 को हम क्या नाम दें? ड्रॉइंग्स। ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करवाने के बाद आपने कम से कम 2 दफा सॉल्व करना है बेटा। ये क्वेश्चन मेरे सॉल्व करवाने के बाद कम से कम आपने 2 दफा सॉल्व करना है। तो आप ट्रांजैक्शन दोबारा रीड कीजिए बेटा। क्या कहता है? कैश सेल हुई 15,000 की। इस कैश सेल की वजह से जो 15,000 कैश जनरेट हुआ, उसमें से 5,000 कैश कहां डिपॉजिट किया? शाहजाम के पर्सनल अकाउंट में। ठीक है जी। तो क्या हुआ? पहले कैश सेल रिकॉर्ड करें, फिर उसकी कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करें, फिर इसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। भाई जो 15,000 हमारे पास आए, उसमें से 5,000 हमने कहां जमा करवा दिए? पर्सनल अकाउंट में। तो क्या बोले इसको बेटा? ड्रॉइंग्स बोले। क्लियर यहां तक बात? ट्रांजैक्शन नंबर 14 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्विक, जल्दी से करना है इसको सॉल्व। ट्रांजैक्शन नंबर 14 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा बेटा, क्या हुआ? फहीम्स चेक डिसऑनर्ड, बस यहां तक रुकिएगा, इससे आगे मत पढ़िएगा। फहीम का चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। खबर क्या आई? बैंक से कॉल आई। बैंक ने बताया कि भाई वो जो 18,000 आपने अपने अकाउंट में जमा करवाए थे, वो 18,000 हमें रिसीव नहीं हुए। तो आपने तो अपने पास 18,000 बढ़ा लिए थे, लेकिन ऐसा कोई इजाफा आपके अकाउंट में हुआ नहीं है, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ।
चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 18,000 स्टिल फहीम से मिलना क्या है, बाकी है ना, पैसे तो आए नहीं आपके पास, चेक डिसऑनर्ड हो गया। क्या कहते हैं बाबा बताइए। तो अब चेक डिसऑनर्ड की एंट्री क्या है, रिवर्स है। रिवर्स मतलब बड़ा सिंपल मामला है कि जो 18,000 से बैंक बैलेंस बढ़ाया था, 18,000 से बैंक बैलेंस कम कर दो, बिल्कुल, और 18,000 से अपना राइट टू रिसीव का कर दो, फिर से बढ़ा दो कि भाई मैंने राइट टू रिसीव इसलिए कम किया था कि मुझे 18,000 का चेक मिल गया था, मुझे ये उम्मीद थी ये चेक क्लियर होकर मेरे अकाउंट में आ जाएगा, तो मैंने फहीम का बैलेंस 18 से कम कर दिया, लेकिन चेक तो क्लियर हुआ नहीं, मुझे तो पेमेंट हुई नहीं। तो अब 18,000 से मैंने अपना बैंक बैलेंस फिर कम कर दिया, और 18,000 मैंने किससे वसूल करने, फहीम से वसूल करने। अब हमने फहीम को कॉल घुमाई, भाई कॉल तो घुमाएंगे ना फहीम को, क्या ख्याल है, फहीम को कॉल नहीं घुमाएंगे, फहीम को कॉल घुमाएंगे ना। अब फहीम को कॉल घुमाने की बारी आ गई, रोजा है, रोजे में कॉल नहीं घुमा सकते फहीम को, अफ्तार के बाद घुमाएंगे। समझ जाए अब आप, जब आप फहीम को कॉल घुमाएंगे तो आपके मुंह से फूल झड़ रहे होंगे, फूल, फूलों की बारिश हो रही होगी, फूलों की बारिश। वो फूलों की बारिश आप किस पे कर रहे होंगे, फहीम पे कर रहे होंगे। नहीं बेटा, मैंने चेक दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, ये किसने बोल दिया आपको बेटा, चेक आपका दिया हुआ है और चेक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मुख्तलिफ वैरायटी के फूल होंगे, रोहित कह रहा है। अच्छा भाई, तो फूलों की बारिश होने के बाद फहीम ने बोला भाई बात तो सुनो, बात तो सुनो। देखो भाई, हुआ ये था कि मैंने तुम्हें चेक लिख के दिया, वो मेरे, ये क्या कहते हैं, ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सबसे टॉप किस्म का बहाना है कि भाई मैंने आपको चेक दिया, इसलिए दिया कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आने थे, तो मैं ये समझा कि जब तक आप ये चेक डिपॉजिट करोगे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए होंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो पैसे मेरे अकाउंट में आए नहीं, तो इसलिए आपका चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब एक काम करो, आप इस चेक को दोबारा डिपॉजिट करो, अब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, और आप इस चेक को दोबारा जमा करवाओ इन गुड फेथ। अब ये चेक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ समझे बात या नहीं। तो खैर, अभी तो हमने डिसऑनर्ड की एंट्री बनाई है, और डिसऑनर्ड की एंट्री क्या है, 18,000 से 18,000 से दोबारा फहीम का बैलेंस बढ़ा दिया, और 18,000 से बैंक बैलेंस का कर दिया, कम कर दिया। अच्छा जी, अब तवज्जो, एक और हिस्सा इसका है, ये अलग हिस्सा है, वो क्या है, एंड बैंक चार्ज कलेक्शन चार्जेस 250, और बैंक ने क्या किया, कलेक्शन चार्जेस चार्ज किए, बैंक ने 250 से हमारा बैलेंस कम कर दिया, और ये कलेक्शन चार्जेस क्या है, बैंक चार्जेस है। इसको क्या मान लिया आपने, एक्सपेंस मान लिया। अब उसके बाद अगला हिस्सा 15 में वही बात, यार एक काम करो, इस चेक को दोबारा जमा करवाओ। अब ये क्या हो जाएगा, तो हमने कहा देखो आखिरी बार एतबार कर रहा हूं तुम्हारी बात पर, तो हमने फहीम पर एक दफा फिर एतबार किया, और एक बार फिर एतबार करके हमने अपना अकाउंट का कर दिया, 18,000 से बढ़ा दिया, यानी वही चेक जो पहली बार डिपॉजिट हुआ था, वही चेक जो पहली बार डिपॉजिट हुआ था, तो वही चेक जो पहली बार डिपॉजिट हुआ था 18,000 से, और 18,000 बैंक में ऐड हो गए थे और फहीम के अकाउंट से लेस हो गए थे, लेकिन जब वो चेक डिसऑनर्ड हुआ तो बैंक से लेस हो गए, फहीम के अकाउंट में दोबारा ऐड हो गए। अब वो चेक दोबारा डिपॉजिट हुआ है, तो हम ये मानते हैं इन गुड फेथ कि 18,000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और 18,000 हम फहीम के अकाउंट से माइनस कर देते हैं कि ये अब चेक क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर फहीम की खैर नहीं है बेटा, ठीक है।
मुंह के साथ साथ फिर हाथों से भी फूल झड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर हम फूल की पत्तियां निछावर करेंगे फहीम के ऊपर, अगर ये आपकी बात चेक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, 250 पे मैं बात करता हूं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है जी, ओके। नाउ यार ये क्या बात हो गई, 18,000 ही देने हैं यार। 18 से 18 कैंसिल, नेट इफेक्ट कितने का बचा, 18 का ही बचा ना। 3 बार 18 आ रहा है बेटा, 2 बार प्लस है 1 बार माइनस है, तो नेट इफेक्ट 18 के बराबर बच जाएगा। उसके बाद अगला जुमला, शाजाम्स पर्सनल चेक फॉर रेंट इनकम डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में 4,500 का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। दो 250 में बात करता हूं बेटा, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं बेटा, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट, फिर मैं आपके सारे जवाब दे दूंगा, ठीक है ना प्लीज। बेटा क्विक, 4,500 से बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्या हुआ, इजाफा हुआ। 4,500 से बिजनेस के बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ, कहां से आए पैसे, सर ये रेंट है। जवाब दे बेटा, ये रेंट है, तो क्या ये रेंट इनकम है। आपका जवाब नहीं मिल रहा बेटा, मुझे क्विक जवाब चाहिए आप सबका। 4,500 चेक मिला आपको, डिपॉजिट किया आपने बैंक अकाउंट में, कौन से, बिजनेस के बैंक अकाउंट में, तो ये तो रेंट था। तो क्या मैं इसको रेंट इनकम बोलूं, क्या मैं इसको रेंट इनकम बोलूं। देखो गलती है, ये रेंट इनकम नहीं है, ये नो, ये रेंट इनकम नहीं है। देखो इनकम बिजनेस के रिसोर्सेज जनरेट करके देते हैं, जिस प्रॉपर्टी का ये रेंट है, क्या वो प्रॉपर्टी बिजनेस में मौजूद है। अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी होती तो मैं इसको रेंट इनकम बोलता। ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट है, तो पर्सनल कोई भी चीज बिजनेस में अगर आ गई तो एक ही चीज होगी, कैपिटल बढ़ेगा बस। इसको रेंट इनकम नहीं बोलेंगे बेटा, इसको कैपिटल में इजाफा बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल बोलेंगे ये। इसको इनकम जब मैं बोलता, जब बिजनेस के रिसोर्सेज इसको जनरेट करके देते। ये 4,500 मुझे बिजनेस के रिसोर्सेज ने जनरेट करके नहीं दिया, ये तो 4,500 किसी पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट है जो मैंने कहां रिसीव कर लिया है, बिजनेस में। तो बिजनेस में जो भी पर्सनल इजाफा होगा वो क्या बन जाएगा, आपका एडिशनल कैपिटल। तो ख्याल रखिएगा, ये रेंट इनकम नहीं बोलेंगे इसको। अगर इसको आप रेंट इनकम बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी है, इनकम बिजनेस की प्रॉपर्टी जनरेट करके देगी। क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है और पर्सनल प्रॉपर्टी का रेंट, अब इसे मिसालें दे रहा हूं, शाजाम का प्राइस बॉन्ड खुला, जवाब दे बेटा, शाजाम का प्राइस बॉन्ड खुला, वो प्राइस बॉन्ड की रकम उसने कहां रिसीव कर ली, बिजनेस के अकाउंट में। ये भी एडिशनल कैपिटल हो गया, क्योंकि वो प्राइस बॉन्ड उसका पर्सनल कैपेसिटी में खुला था। समझे बेटा बात को। तो पर्सनल कोई भी रिसिट ऐसी होगी जो पर्सनल लेवल की होगी, अगर उसे आप कहां रिसीव कर लेंगे, बिजनेस में, तो इट विल जनरेट व्हाट, एडिशनल कैपिटल। इसको रेंट इनकम तब बोला जाएगा जब ये बिजनेस की प्रॉपर्टी हो और बिजनेस की प्रॉपर्टी ने आपको रेंट कमा के दिया हो, फिर इनकम बोलेंगे। क्योंकि इनकम और रेवेन्यू की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि इनफ्लोज जनरेटेड बाय इकोनॉमिक रिसोर्सेस, आपके बिजनेस के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो आपको कमा के दे रहे हैं। तो जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपको कमा के दे रहे हैं वो इनकम है। पर्सनल रिसोर्स ने जो कमाया है और वो बिजनेस में लगा दिया गया है, तो वो एडिशनल कैपिटल है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कैश परचेजेस, फिर गुड्स परचेज की कितने की, 4,000 की। तो 4,000 की गुड्स परचेज करने की वजह से क्या हो गया, इन्वेंट्री का बैलेंस बढ़ गया कितने से, 4,000 से। और 4,000 से कैश में क्या आ गई, कमी आ गई। जवाब दे बेटा। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन अकाउंट ₹12,500। गुड्स बेची किसको, रहीम को, तो राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो गया। तो यहां पर रहीम का अकाउंट, ऊपर नाम बाद में लिख दूंगा।
12,500। 12,500 रहीम से वसूल करने हैं, 12,500 की हमने क्या की है, सेल की। कॉस्ट ऑफ सेल क्या है इसकी, जल्दी बताइएगा। कॉस्ट ऑफ सेल 12,500 का 80%, 10,000 बनेगा। 10,000 इन्वेंट्री से लेस की। दस हजार को क्या माना बेटा, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बेटा। अब उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स बाय रहीम। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। रहीम ने गुड्स वापस की कितने की, 1500। तो जब रहीम ने 1500 की गुड्स वापस कर दी, तो 1500 से हमारा ये राइट टू रिसीव क्या हो गया, कम हो गया। और इसको क्या नाम दिया हम, सेल्स रिटर्न का। ठीक है जी। 1500 की कॉस्ट निकालिए, 1500 का 80%, 1200। जवाब दें बेटा, 1500 का 80%। 1200 से इन्वेंट्री बढ़ गई। और 1200 से कॉस्ट ऑफ सेल रिवर्स हो गई। ठीक है जी। उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। इंश्योरेंस पे किया बाय चेक। जब बाय चेक पे किया तो क्या हुआ बेटा, बैंक बैलेंस में कमी आ गई। ठीक है जी। एक्सपेंस। उसके बाद डोनेशन पे किया, कितने का, 800 रुपए का। ठीक है जी। ये भी एक्सपेंस। उसके बाद लास्ट वन इज व्हाट, पेड सैलरीज बाय चेक ₹14,000। सैलरीज पे की बाय चेक कितनी, 14,000। ये भी एक्सपेंस।
ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आप मुझे बैलेंस निकाल के बता देंगे इसके। ठीक है, ये टोटल आप कर दीजिएगा बेटा, अभी यहाँ तक मैं इसको आगे डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ तक स्टॉप तक ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो। आप सब जिम्मेदारी से इसका टोटल कीजिएगा और टोटल निकाल के बताइएगा बैलेंस है क्या नहीं। ठीक है, इसको यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। अब कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें हम आगे बढ़ेंगे और हम आएंगे अकाउंटिंग के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की तरफ। तो आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन हमारा कल की क्लास में। और कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबको बोल दीजिएगा डेबिट और क्रेडिट शुरू होने जा रहा है क्लास में। ठीक है जी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको सेंड करूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।